हम बिहार के डेटा को स्टडी कर रहे थे, जहाँ पे हमने इसके पॉपुलेशन डेटा को स्टडी किया था। आज इसी पॉपुलेशन डेटा में इंपॉर्टेंट डेटा को और रिलीज करेंगे, जहाँ पर हम इसके शिक्षा संबंधित आंकड़े और स्वास्थ्य संबंधित आंकड़ों का अध्ययन करने वाले हैं। तो जो हमने बिहार की जनसंख्या की सीरीज को स्टडीज करा था, ये उसी का एक प्रकार से एक्सटेंशन है, विस्तार है। और ये दोनों कड़ी एक दूसरे में आपस से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अगर शिक्षा और साक्षरता का स्तर अच्छा है तो हमारे पास स्वास्थ्य का स्तर भी अच्छा होगा। आज हम एक कोरिलेशन या सह संबंध स्थापित करेंगे, किस प्रकार से शिक्षा और स्वास्थ्य का अपने आपसी संबंध होता है। तो नमस्कार, मैं चंद्रशेखर स्वागत करता हूं चहल अकेडमी प्लेटफॉर्म पर, जहां पर बिहार और यूपी स्टेट स्पेसिफिक सीरीज को स्टडी कर रहे हैं। आज यहीं पर हम बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़ों को और स्टडी करेंगे, और जब आंकड़ों को स्टडी करेंगे तो हर बार की तरह फिर से एक बार बिहार के पॉलिटिकल मैप को हम लोग स्टडी करते हैं। और इस पॉलिटिकल मैप में हमको बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट यह देखने को मिलते हैं, जहाँ पर हमारे पश्चिम की ओर पश्चिमी चंपारण है, दक्षिण पश्चिम में हमारे पास कैमूर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट है। डिस्टर्ब करा था। कैमूर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट है। इस हमारे नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास किशनगंज आ जाता है, और नॉर्थ साउथ ईस्ट में हमारे पास बांका डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। हमारे पास वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है, झारखंड का बॉर्डर है, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, और नेपाल का एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी हमारे पास है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस राज्य के साथ, कितने डिस्ट्रिक्ट किस राज्य के साथ सीमा बना रहे हैं, या इंटरनेशनल बॉर्डर पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, वो पूरा का पूरा डेटा मैंने इसमें दे रखा है। कौन सा लिटरेसी रेट कहाँ पर हाई चल रहा है, कहाँ पे शिक्षा का स्तर लो चल रहा है, ये सारा का सारा डेटा हम देख चुके हैं। हम इसको कई बार स्टडी भी कर चुके हैं, इसलिए हम तुरंत अपने नवीनतम आंकड़ों की ओर अब बढ़ जाते हैं। और जब नवीनतम आंकड़ों की ओर बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि बिहार की शिक्षा स्थिति में क्या स्थिति इस समय बिहार की चल रही है। तो जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो पहले शिक्षा नीति की बात कर लेते हैं। जब शिक्षा नीति की बात करते हैं तो हमको यह पता लगता है कि 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल, हमको पता है कि ये उत्तराखंड से सांसद हैं, हरिद्वार सीट से सांसद बनकर आते हैं, और इन्हीं का नाम है रमेश पोखरियाल। रमेश कुमार निशंक भी इनको कहते हैं, क्योंकि ये कविता पाठ का भी काम करते हैं, इसलिए जो निशंक का नाम आता है वो एक कवि के रूप में इनके साथ जुड़ा हुआ रहता है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई शिक्षा नीति 2020 में लागू की थी। नई शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई, जिसके अनुसार 5, 3, 3 और 4 वर्षों के डिवाइडेशन से हमें नई शिक्षा नीति का प्रस्ताव देखने को मिलता है। अब आपको होमवर्क ये है कि ये जो 5, 3, 3 और 4 ये वर्षों का जो विभाजन है ये किस स्तर पर करा गया है, क्योंकि बिहार के आंकड़ों से संबंधित नहीं है, इसलिए एक एक्स्ट्रा होमवर्क हमारे पास जनरल स्टैटिस्टिक्स के इफेक्ट्स के रूप में बन जाता है। आप इसको स्टडी करिए, और फिर मैं इसका उत्तर आपको एक सुगम तरीके से अगले ही लेक्चर में, उससे आने वाले लेक्चर्स में यहाँ पर उपलब्ध कराने वाला हूँ। डिजाइन करा गया, अर्थात प्रारूप तैयार करा गया, शिक्षा संरचना का प्रस्ताव करा गया, जिसमें 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सम्मिलित करा गया। आप ध्यान दीजिए, 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को यहाँ पे सम्मिलित करा गया है। और अगर हम इसका जोड़ कर देते हैं तो ये अपने आप में हमारे पास 15 आता है। अब इन दोनों का सहसंबंध स्थापित करके भी आप बता सकते हैं कि एक्चुअली ये 5, 3, 3 और 4 का जो विभाजन वर्षों के आधार पर करा गया है, ये किस इस स्तर पर करा गया है। थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया है, थोड़ा सा कम आपकी करने के लिए मैं यहाँ पे देखे जा रहा हूँ। शिक्षा का अधिकार क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार तो हमको जानते थे कि पहले हमारे पास जो अधिकार होते हैं वह हमारे पास 2 प्रकार से यहाँ पे मिलते हैं। कुछ हमारे पास लीगल राइट्स तो हमारे पास सारे के सारे होते हैं, विधि अधिकार तो हमारे पास सारे के सारे होते हैं, लेकिन वह अधिकार जो हमारे पास संविधान में मंतव्य दे दिया जाता है, जिनका प्रारूप हमको संविधान में मिलता है, जिनका उल्लेख हमको संविधान में मिलता है, वही विधि अधिकार फिर हमारे पास शिक्षा के अधिकार में परिवर्तित होते हैं। तो जो पहला विधि सम्मत अधिकार था उसको संवैधानिक संशोधन करके संविधान सम्मत विधि अधिकार बनाया गया, और ये करा गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। संशोधन अर्थात संविधान में कुछ संशोधित हुआ अर्थात संशोधित का अर्थ होता है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जाता है, जिसमें संविधान में कुछ घटाया जाता है, कुछ बढ़ाया जाता है, कुछ नया लिखा जाता है, जो लिखा हुआ है उसको हटाया जाता है। दोनों स्थिति में जब संविधान के लेखन में कुछ परिवर्तन होता है तो हम उसको संविधान संशोधन बोलते हैं। हर प्रकार का लेखन लिखने के स्तर से या हटाने के स्तर से संविधान संशोधन नहीं होता है, ये भी अपने आप में क्लॉज है। तो वह संविधान के कौन सा गुण गणित है जिसमें किसी को संविधान संशोधन माना जाएगा, किसी को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ये एक पॉलिटी का विषय है। और मैं आपसे कहता हूं कि इस पर थोड़ी सी जानकारी पता करिए। ये दूसरा होमवर्क हम लोगों का बन जाता है, क्योंकि स्टेट पीसीएस का पूछा जा सकता है, तो पूछा जा सकता है कौन कौन सा विषय संविधान संशोधन माना जाएगा और कौन कौन सा विषय संविधान में परिवर्तन करने के बाद भी संविधान संशोधन नहीं माना जाता है।
आगे देखते हैं। तो 86वें संविधान संशोधन कब आया? वर्ष 2002 में आया, यानी कि आज से 22 वर्ष पूर्व आया। और संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। हमको पता है कि अनुच्छेद 21 क्या कहता है, तो ये हमारे पास जीवन के अधिकार का अधिकार देता है, संवैधानिक अधिकार देता है। तो यानी कि शिक्षा को मौलिक जीवन का अधिकार माना गया है। और उसमें अनुच्छेद 21A अर्थात 21 का जोड़कर 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सभी को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करा गया है। ध्यान दीजिए, अगर 6 वर्ष की आयु को बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी है तो उसके लिए डीपीएसपी निकल कर आता है। फिर डीपीएसपी का कौन सा अनुच्छेद है जो प्रावधान करता है कि 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए यहाँ पे शिक्षा का प्रावधान हमको देखने को मिलता है। 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए संवैधानिक प्रावधान करता है, वह हमारा संविधान करता है। और क्या कारण रहा कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए ही संविधान में संवैधानिक शिक्षा का प्रावधान करा गया या मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का प्रावधान करा गया? इससे ऊपर के बच्चों के लिए संवैधानिक प्रावधान शिक्षा के संबंध में क्यों नहीं करा गया? इसका भी एक कारण हो सकता है, तो वह कारण भी आप बताइएगा। हालांकि अब इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि जिस आधार को उस समय माना गया था वह आधार अब लगभग समाप्त हो चुका है। स्टेट का ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वे 14 वर्ष की आयु तक को ही बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे सकता है। तो प्रावधान क्या करा गया? 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार यहाँ पे प्रदान करा गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के माध्यम से अब क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आया फिर, और इसके माध्यम से अनुच्छेद 21 का को कानूनी स्वरूप प्रदान करा गया। कहाँ पे करा गया? बिहार के अंतर्गत प्रदान करा गया। और 1 अप्रैल 2010 से हम जानते हैं कि 1 अप्रैल से हमारा नया सत्र प्रारंभ होता है। तो 1 अप्रैल 2010 से अनुच्छेद 21 का को शिक्षा का अधिकार अधिनियम दोनों प्रभावी हो गए हैं। और इस प्रकार से बिहार में राइट टू एजुकेशन का क्रियान्वयन या इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो ध्यान रखिए, प्रावधान आता है वर्ष 2002 में। उस समय शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल थे, जो नई शिक्षा नीति 2020 में जारी करी है। शिक्षा के अधिकार से संबंधित जो अधिनियम का संशोधन हुआ है वह वर्ष 2002 में हुआ है, जिसके माध्यम से अब 2020 में नई शिक्षा नीति आती है। तो 2002 का जो संविधान से संशोधन लेके शिक्षा का संशोधन करा गया था, उस नीति के माध्यम से उसका क्रियान्वयन किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो शिक्षा का मौलिक अधिकार है वह अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत प्रावधान में बिहार में जब अस्तित्व में आता है तो वह जो दिनांक होती है वह 1 अप्रैल 2010 होती है, जिसका प्रावधान एक विधि सम्मत विधायिका प्रक्रिया के माध्यम से करा गया था। यह वर्ष 2009 में होता है। तो अगर हम इसको क्रोनोलॉजी और कालानुक्रम का अपने आप में जोड़ते हैं तो हमको पता लगता है वर्ष 2002 में संविधान में संशोधन होता है, अनुच्छेद 21 का वहां पे जोड़ा जाता है। फिर वर्ष 2009 आता है जब कानून संबंधी विधि विधायिका के माध्यम से पारित करी जाती है, और 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार बिहार में लागू कर दिया जाता है। इसके बाद आता है वर्ष 2020, यानी कि आज से 4 वर्ष पूर्व जब नई शिक्षा नीति का प्रारंभ होता है, और उसमें 5+3 और 4 का एक नया प्रारूप या नई पद्धति या स्वरूप डिजाइन निकल कर आता है। और वो आपका होमवर्क था कि इसको इस प्रकार से विभाजित क्यों करा गया है। अब अगर हम इससे आगे की बात कर लेते तो आगे हम देखते हैं कि वर्तमान में बिहार की शिक्षा की स्थिति क्या चल रही है। हमको पता है कि बिहार का जो औसत है शिक्षा के स्तर पर वह राष्ट्रीय औसत से भी बहुत पीछे चल रहा है। जब हम जनसंख्या के आंकड़े देख रहे थे तो उस जनसंख्या के आंकड़ों में हमने ये तो पाया था कि जो अनुसूचित जनजाति वहाँ पे शिक्षा का जो एवरेज है, औसत है, वो नीचे है, लेकिन वहाँ पे लिंग अनुपात लगभग सर्वोच्च कोटि का मिल रहा है। तो यानी कि शिक्षा और साक्षरता और शिक्षा और सामाजिक ताना बाना और नस्ल भेदी टिप्पणियों में किसी प्रकार का एक सह संबंध इस प्रकार से स्थापित नहीं होता कि यदि आप कम शिक्षित हैं तो आपके पास सामाजिक समझ भी कम हो जाती है। बिहार की वर्तमान शैक्षणिक स्थिति की अगर हम स्थिति देखते हैं तो यहाँ पर जो साक्षरता दर है वो 61.81% है। अर्थात हम कहते हैं कि हम इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि यह अपने आप में लगभग 62% की हमारे पास साक्षरता दर है। मैं फिर से आपको कहता हूं कि ये साक्षरता दर है, शिक्षा की दर नहीं है। साक्षर होता है तो 7 वर्ष या ऊपर से का वह व्यक्ति जो अपने आप में अपना नाम पढ़ लेता है, अपना नाम लिख लेता है, उसको भी साक्षर माना जाएगा। अर्थात तो जो पढ़ भी लिखता है और लिख भी लेता है उसको साक्षर माना जाता है। तो न्यूनतम आयु 7 वर्ष होनी चाहिए, पढ़ना आना चाहिए और लिखना आना चाहिए, तो आप साक्षर माने जाएंगे। साक्षर माने जाने का अर्थ शिक्षित होने से नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा विभेद है जो हमको करना होता है। इसमें जो पुरुष की साक्षरता है वो 71% है और जो महिला साक्षरता है वो 51% है। अब ये एक सामाजिक विभेद का उदाहरण बनता है जहाँ पे पुरुष की साक्षरता दर महिला की साक्षरता दर से 20% अधिक है। तो हम इसको इस प्रकार से कहते हैं कि महिला साक्षरता दर पुरुष साक्षरता दर की तुलना में 20% कम है और महिला साक्षरता दर 51% पर है। लमसम अराउंड पर 50% साक्षरता दर है। तो अब आप समझिए कि अगर साक्षरता दर ही
आधी जनसंख्या को है, आधी जनसंख्या की आधी जनसंख्या को है, तो यहाँ पे शिक्षा का स्तर क्या होगा। और इसी कारण से बिहार हो, आपका महाराष्ट्र बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो या हमारा पश्चिम बंगाल हो, यहाँ पर हमारे पास जो सामाजिक ताना बाना है उसमें जो हमारे पास सामाजिक विषमताएं हैं वो अपने आप चरम स्तर की हमको यहाँ पे मिलती हैं। अब तो बिहार में कम हो गया, लेकिन पहले बिहार में जाति आधारित मानवीय हिंसा हुआ करती थी और एक पूरा का पूरा नरसंहार जातियों के आधार पर होता था। महिला साक्षरता थी, इसमें एक बहुत अच्छी पिक्चर आई थी जिसका नाम है खाकी, एक वेब सीरीज है, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। महिला साक्षरता की जो दशकीय वृद्धि दर है वो 18.38%, यह भी कम चल रही है। इस हिसाब से तो महिला साक्षरता दर ही प्राप्त करने में हमें बहुत समय लग जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता दर जो हमारे मिलती है वो हमारे पास रोहतास जिले में मिलती है, और हम जानते हैं कि रोहतास जितने भी अपने आंकड़े हैं उनमें लगभग औसत या उससे बहुत ऊंचा करके चलता है। और रोहतास डिस्ट्रिक्ट हमको कहाँ मिलता है, तो जो दक्षिणी बिहार का हम भौतिक विभाजन को देखते हैं तो उसमें हमारे पास संकीर्ण भूमि पट्टी क्षेत्र है, उसमें हमारे पास रोहतास जिला मिलता है। न्यूनतम साक्षरता दर हमको पूर्णिया मिलती है, और पप्पू यादव जी का यह क्षेत्र है पूर्णिया। तो चाहे कितना भी सामाजिक क्रांति की बात हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि उनका यह क्षेत्र प्रभावशाली क्षेत्र जहाँ से निर्दलीय सांसद बन के आते हैं वह आज भी शिक्षा के स्तर पर बहुत पिछड़ा हुआ चल रहा है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर हमको फिर से रोहतास से मिल जाती है, यानी कि रोहतास अपने आप में पढ़ा लिखा शहर भी है, नगर भी है, और महिला संपन्न या महिला सशक्तिकरण में भी वह प्रथम स्तर पर रहता है। न्यूनतम साक्षरता दर हमको सहरसा में मिलती है। जब हम सहरसा की बात करते हैं तो सहरसा हमारे पास एक ऐसा क्षेत्र निकल कर आता है जहाँ पर हमको न्यूनतम साक्षरता दर महिला स्तर पे मिलती है। दोनों की ही राष्ट्रीय राजधानी से दूरी लगभग समान है, लेकिन एक दक्षिण की तरफ पड़ जाता है, एक उत्तर की तरफ पड़ जाता है, और पटना से समान दूरी होने पर भी हमको विषमता यहाँ पे सामाजिक स्तर पर देखने को मिल जाती है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर हमारे रोहतास में, तो यानी कि रोहतास महिला हो या पुरुष हो या सकल हो, दोनों में साक्षरता दर जो है उच्च स्तर की बनाए हुए। अर्थात अगर बिहार में आपको कहीं सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग मिलेंगे तो आपको रोहतास जिले के अंतर्गत मिल जाएंगे। न्यूनतम साक्षरता दर जो है वो फिर से पूर्णिया में आती है, यानी कि न्यूनतम अधिकतम का जो ये फेर है ये बिहार में रोहतास से लेकर पूर्णिया के बीच में घूमता फिरता रहता है। और पूर्णिया हमको जानते हैं कि उत्तरी बिहार के क्षेत्र में आता है, और रोहतास जो हमारे पास आता है दक्षिण बिहार के क्षेत्र में आता है। और दक्षिणी बिहार में मुख्य रूप से जो पठारी क्षेत्र की संकीर्ण भूमि पट्टी है उसमें हमारे पास रोहतास जिला आ जाता है। नोट, राष्ट्रीय स्तर पर बिहार महिला पुरुष महिला साक्षरता में अंतिम स्थान पर है, और यह एक बिहारी होने के रूप में या बिहार से संबंध होने के रूप में एक लज्जा वाली स्थिति हम लोगों के सामने आ जाती है। तो राष्ट्रीय स्तर की दर से भी ये न्यूनतम स्तर पर आता है, जबकि हमें अभी राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत कुछ प्राप्त करना शेष है। आगे की ओर देखते हैं। जब आगे की ओर चलते हैं तो जब आगे की ओर देखते हैं तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र की स्थापना राज्य के किशनगंज जिले में करी गई है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। जो किशनगंज जिला है वो हमारे पास उत्तरी बिहार के पूर्वी छोर पर है। हम जानते हैं कि किशनगंज जो है वो अपने आप में बिहार का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है। तो बिहार के किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना अध्ययन केंद्र करा गया है। हम जानते हैं कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश जिले के अलीगढ़ जिले में स्थित है। अगर कृषि अनुसंधान केंद्र की हम बात करते हैं कि कृषि अनुसंधान केंद्र बिहार में कहाँ कहाँ पर है, तो उसमें हमारे पास भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ध्यान दीजिए परिषद है ये, भारतीय कृषि अनुसंधान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हमको कहाँ मिलते हैं, पूर्वी क्षेत्र इसका मुख्यालय है, और ये हमको मिलेगा पटना में। और पटना हम जानते हैं कि बिहार के बिल्कुल मध्य में है, और पटना से ही होकर गंगा जी निकलती हैं, और पटना जो आता है वो दक्षिणी छोर पे गंगा जी के हमको मिल जाता है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हमको कहाँ मिलती है, पटना में मिलती है। और आपको होमवर्क ये कि आप अब ये बताएंगे गृह कार्य के अंतर्गत कितने जिले हैं जो पटना राजधानी क्षेत्र के साथ अपनी सीमा को साझा करते हुए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ थे, मुशहरी मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर हमको कहाँ मिलेगा, तो मुजफ्फरपुर हमको मिल जाता है यहाँ पर। लीची अनुसंधान केंद्र हमको कहाँ मिलेगा। अब मुजफ्फरनगर जो जिला है वो हमारे पास उत्तरी बिहार के मैदानी क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर हमारे पास बाढ़ का क्षेत्र मिलता है, अर्थात भूमि में पानी की पर्याप्त मात्रा है। लीची को क्या चाहिए, पानी की एक समय पर निश्चित पर्याप्त मात्रा चाहिए। दलहन अर्थात दाल अनुसंधान केंद्र हमको कहाँ मिलेगा, मोकामा में मिलेगा, और जो मक्का अनुसंधान केंद्र वो हमको बेगूसराय में मिलेगा। मोकामा में हमको दलहन अर्थात दाल अनुसंधान केंद्र मिलेगा, और जो बेगूसराय है उसमें हमको फिर हमारा मक्का अनुसंधान केंद्र मिल जाता है। और जो बेगूसराय की स्थिति है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाती है, बेगूसराय, और जो बेगूसराय की स्थिति है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाती है। अर्थात बेगूसराय
भारतीय वो उसके राज्य की राजधानी पटना के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। और जो हमारे पास इस समय जो राजनीतिक रास्ता निकाल रहे हैं भारतीय केंद्रीय कृषि मंत्री गिरिराज सिंह, वो बेगूसराय से भी अपने सांसद रह चुके हैं। अब जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र, कृषि यांत्रिकी अनुसंधान केंद्र, सब्जी बाग हमको कहाँ मिलता है? पटना में मिलता है। तो एक प्रकार से दो शब्द इसमें महत्वपूर्ण निकल के आते हैं, एक तो जल प्रबंधन निकल के आता है, कृषि यंत्रीकरण। अब कृषि यंत्रीकरण के स्तर पर ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, कृषि यंत्रीकरण के स्तर पर ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये हमको फिर से कहाँ मिलेगा? तो ये फिर से हमको पटना के अंदर मिलेगा। तो पटना में हमारे पास दो महत्वपूर्ण केंद्र निकल कर आते हैं, एक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, और दूसरा हमको मिलता है जल प्रबंधन और कृषि यांत्रिकीकरण। ये दोनों के दोनों हमको कहाँ मिल जाते हैं? पटना में मिल जाते हैं। और लीची को ध्यान रखिएगा कि लीची हमको मिलती है मुजफ्फरपुर में, और मुजफ्फरपुर की अगर हम स्थिति देखते हैं, यह मुजफ्फरनगर नहीं है, मुजफ्फरनगर मिलेगा हमको यूपी में। जब मुजफ्फरपुर की स्थिति देखते हैं तो मुजफ्फरपुर हमको पटना के उत्तर में मिलता है, और मुजफ्फरपुर और पटना के बीच में जो एक डिस्ट्रिक्ट हमारे पास मात्र पड़ता है वो हमारे पास पड़ता है वैशाली। इस प्रकार से हमको ये इंस्टीट्यूशन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बिहार में पान अनुसंधान केंद्र इस्लामपुर नालंदा तथा मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में है। तो पान स्नान केंद्र तो हमको नहीं महत्वपूर्ण है इतना, लेकिन जो मखाना अनुसंधान केंद्र है वो हमको दरभंगा में मिलेगा, क्योंकि मखाना हम जानते हैं कि कैल्शियम के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में इसको माना जाता है, और वर्तमान में मखाने की खेती भारत में बहुत तेजी से बढ़ी है। इसमें एक जो संस्थान है जो हरिद्वार में स्थित है, पतंजलि योग केंद्र, उसने मखाने की उत्पादन खेती में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान मखाने के लाभ को देकर बताया है। इसलिए आप देखेंगे कि पूरे भारत में मखाने की जो खेती है बहुत तेजी से बढ़ी है, स्थापना की गई है। अब वानिकी महाविद्यालय, फॉरेस्ट यूनिवर्सिटीज हमको कहाँ मिलेगी? तो फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री एंड साइंस, ये हमको मिलता है फैकल्टी, संकाय, फैकल्टी को हिंदी में क्या बोलते हैं? संकाय। तो संकाय फॉरेस्ट्री साइंस समस्तीपुर, और समस्तीपुर के विषय में एक फैक्ट बहुत नोन फैक्ट है। अब देखिए, एक स्टेट लेवल का हमारे पास एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तब भी समस्तीपुर जो बिहार के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है, वो सॉरी पटना के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है, ये रहा समस्तीपुर, ये रहा पटना। और आपको जान के आश्चर्य होगा, समस्तीपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है बिहार में जिसके पास सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है, अर्थात यहाँ पे शिक्षा और सामाजिक विकास के बीच में एक संबंध स्थापित ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है। इसलिए जो मोस्टली अर्बनाइज्ड सिटी है बिहार की, पटना, उसके साथ अपनी सीमा को साझा करते हुए भी समस्तीपुर एक सबसे अधिक रूरल पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट बिहार के अंदर बनता है। तो मैकाले द्वारा प्रस्तुत शिक्षा नीति के अनुसार राज्य में यूरोपियन शैली के विद्यालय स्थापित किए गए हैं, और हम जानते हैं कि मैकाले शिक्षा पद्धति पूरे भारत में इस समय अपने चरम पर चल रही है। तो बिहार भी उससे अछूता नहीं है, इसलिए मैकाले शिक्षा पद्धति के संस्थान आपको पूरे बिहार में भी मिल जाएंगे। तो महत्वपूर्ण बात यह थी कि मखाना अनुसंधान केंद्र हमको मिलेगा दरभंगा में, और भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र हमको मिलेगा पटना में। इसके साथ ही जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र और कृषि यांत्रिकी अनुसंधान केंद्र हमको मिल जाएंगे पटना में। और इस प्रकार से पटना हमारे पास दो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के साथ, और समस्तीपुर हमारे पास एक तीसरे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के साथ, जहाँ पे फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री साइंस हमको मिलता है। ये तीन डिस्ट्रिक्ट हमारे पास सतह पर निकल कर आते हैं। आगे की ओर देखते हैं, आगे अब हमको क्या मिलेगा? तो ललित कला महाविद्यालय बिहार में कहाँ है? तो ललित कला महाविद्यालय क्यों है, और ललित कला महाविद्यालय में ललित नाम कहाँ से निकल के आता है, और मुख्य रूप से किसके लिए काम करता है, ये आपका होमवर्क है। मैं आपको इसकी लोकेशन इसके पॉलिटिकल मैप के साथ बताता हूँ, यहाँ पर चलता हूँ। तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड द क्राफ्ट, अब देख लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, तो हमको पता लग गया कि ललित हमारे पास कुछ आर्ट्स और क्राफ्ट से संबंधित है। फिर से कहाँ पे आता है? हमारे पास पटना में आ जाता है। पटना का है हमारे पास, ये रहा, बिहार की राजधानी क्षेत्र है। फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड द क्राफ्ट भागलपुर, और भागलपुर हमारे पास कहाँ है? तो ये रहा। तो बिहार के उत्तर में, बिहार के पूर्व में हमारे पास पड़ता है हमारा भागलपुर। तो ललित कला एकेडमी में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट निकल के आते हैं, एक आता है पटना, दूसरा आता है भागलपुर। अगर पटना और भागलपुर के मध्य के हम डिस्ट्रिक्ट की पोजीशन देखेंगे कौन कौन से जिले पड़ते हैं, तो एक हमारे पास आता है बेगूसराय, एक हमारे पास आता है खगड़िया, और दूसरा रहता है भागलपुर। इन दोनों के बीच में एक और आता है मुंगेर, और मुंगेर बिहार के इतिहास में महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है। मैं लगातार इस बात को हमेशा कहता रहता हूँ। चिकित्सा महाविद्यालय में हमारे पास देखेंगे जिला कौन सा है, तो बिहार वेटरनरी कॉलेज हमारे पास कहाँ है? पटना में। फिर से हमारे पास पटना निकल के आता है। फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल, ये हमारे पास कहाँ निकल के आता है? समस्तीपुर में। समस्तीपुर को हमने जिस अभी के संबंध में देखा था वो हमारे पास फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट साइंस का था, वो भी हमारे पास समस्तीपुर में था। फैकल्टी ऑफ वेटरनरी भी हमारे पास समस्तीपुर में, अर्थात ध्यान रखिएगा
फॉरेस्ट और वेटरनरी हमारे पास दोनों कहाँ पर है, समस्तीपुर में। फॉरेस्ट और वेटरनरी पशु चिकित्सा से संबंधित हमारे पास दोनों के दोनों कहाँ पर है, तो वो हमारे पास समस्तीपुर में है। प्रमुख प्रयोगशाला आप देख लेते हैं और उनके अनुसंधान केंद्र देख लेते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट कर दिए। तो पहला इंपॉर्टेंट आता है राजेंद्र मेमोरियल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हमारे पास कहाँ है, पटना में। कृषि अनुसंधान केंद्र हमने देख लिया था, वो हमारे पास पटना में है। बिहार रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी हमारे पास पटना में है, और दरभंगा रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी हमारे पास दरभंगा में निकल के आता है। तो टॉप 3 हमारे पास पटना में है और एक हमारे पास दरभंगा में निकल के आता है। इसके बाद भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट बचता है तो उसमें हमारे पास इंदिरा गांधी आयुर्वेद संस्थान ये हमारे पास पटना में निकल के आता है, और राजकीय संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला ये हमारे पास पटना में निकल के आती है। एक बस इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो हमारे पास निकलता है फल अनुसंधान के रूप में, और इस फल अनुसंधान के रूप में ये हमारे पास पड़ता है भागलपुर में। भागलपुर मैंने आपको बताया था लोकेशन के बेस पे कि पटना के पूर्व में पड़ता है, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर इन दोनों के मध्य में आ जाते हैं। अब आगे क्यों देखते हैं, सेंटर ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना है, भागलपुर है। तो अगर भागलपुर को छोड़ दें तो ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट एक प्रकार से पटना में ही, तो हम इनको इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं कि अगर फलों को छोड़ दें तो फल हमारे पास बढ़िया मिलता है भागलपुर में, बाकी सारे के सारे हमको मिल जाते हैं पटना में। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो स्वास्थ्य को लेकर अगर हम बिहार को लेकर बात करते हैं तो जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने हाईलाइट कर लिखे हैं। तो 2006 से 2010 और 2016 से 20 के मध्य जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी थी, 3.7 वर्ष की थी। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा अर्थात कोई पैदा हुआ और उसके जीवन जीने की संभावना कितनी थी, तो वो थी 3.7 वर्ष। इसके बाद वर्ष 2015 में शिशु मृत्यु दर 42 प्रति हजार से घटकर 2020 में कितनी रह गई है, 27 रह गई। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, जहां पे 15 प्रति हजार पर हमने कमी करी है। कुल प्रजनन 4.4 से गिरकर 3.2 पर आ गई है, और जो आने वाला अनुमान है वर्ष 2032 तक 2 से नीचे बिहार की कुल प्रजनन आने वाली है। 2004 से 6 में मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्म पर कितनी थी, 312 थी। अर्थात 1 लाख महिलाओं पर किसी बच्चों को जन्म देते समय 312 महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी। तो वर्ष 2018 और 20 में घटकर वो 118 पर रह गई है। तो लमसम 194 अंकों की कमी आई है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि बिहार राज्य के लिए भी रह जाती है। अभी राज्य में कुल 35 जिला अस्पताल हैं, 67 रेफरल हैं यानी कि वो किसी को रेफर कर देंगे, और 45 अनुमंडल अस्पताल हैं। मंडल के स्तर पर ये अस्पताल हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। साथ ही 534 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 10,399 उप केंद्र और 1,399 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। अगर 10,399 उप केंद्र, 1,399 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 534 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति को अगर हम वैश्विक स्तर पर ले जाते हैं तो मान के चलिए जो सारे के सारे आंकड़े अपने आप में बदल जाएंगे। लेकिन राजनीतिक और सामाजिक ताना बाना ऐसा है कि हम बस ऊपर ही ऊपर ध्यान दे रहे हैं, नीचे की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और फिर एक नई कैपिटलिस्ट अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को यहाँ से जन्म दिया जाता है। और उसे जन्म देने के कारण जो गरीब व्यक्ति है, जो निर्धन व्यक्ति है, वो सबसे अधिक यहाँ पर प्रताड़ना को झेलता है। उसका जो शोषण होता है वो यहाँ पे सर्वाधिक स्तर पर होता है। इसलिए साक्षर बनिए, शिक्षित बनिए, और जो भी राजनीतिक व्यवस्था है उससे प्रश्न करना सीखे। जब तक प्रश्न नहीं करेंगे वो समझता रहेगा कि मैं इसको जैसे चलाऊंगा ये वैसे चलता रहेगा, और इस प्रकार से जो शासन है और जो सत्ता है उसका विकेंद्रीकरण या लोकतांत्रिकरण नहीं हो पाता है। इसलिए जितने भी वाद हैं उनको एक त्याग पे रखिए, बस 2 वाद याद रखिए, मानववाद और राष्ट्रवाद। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रति लाख आबादी पर स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या के संदर्भ में 3 शीर्ष जिले हमारे पास कौन से हैं। अब ये 3 टॉप डिस्ट्रिक्ट हमारे पास देख लीजिए। एक हमारे पास आता है जमुई, कहाँ पड़ता है, साउथ बिहार की तरफ। दूसरा हमारे पास आ जाता है शिवहर, कहाँ पड़ता है, नॉर्थ बिहार की ओर। और तीसरा हमारे पास आ जाता है किशन, ये भी हमारे नॉर्थ बिहार में नॉर्थ ईस्ट पर। और मैं किशनगंज को बता चुका हूँ, सबसे अधिक वर्षा बिहार में इसी को प्राप्त होती है। दूसरी ओर जो निम्न स्तर पर जिले हैं उसमें हमारे पास आता है सीतामढ़ी, कहाँ पर है, सीमांचल का जिला है। इसके बाद हमारे पास आता है पटना, और ये हमारे पास एक लज्जा की बात है कि बिहार की राजधानी और स्वास्थ्य के स्तर पर सर्वाधिक जो सबसे निम्न 3 जिले हैं उसमें एक हमारे पास रहता है। और दूसरा आता है हमारे पास अररिया, और जो अररिया है हमारे पास, अररिया कहाँ गया, अररिया। और जो तीसरा हमारे पास आता है अररिया, वो हमारे पास यहाँ आ जाता है, कहाँ आ जाता है, अररिया।
एक मिनट, मेरे दिमाग से निकल ही बताता हूँ, एक सेकंड। तो तीसरा जो आता है वो हमारे पास आता है अररिया। और इस प्रकार से 6 डिस्ट्रिक्ट हमको देखने को मिलते हैं। पहला डिस्ट्रिक्ट हो गया हमारे पास जमुई जो साउथ बिहार की तरफ है, दूसरा हो गया किशनगंज, और दूसरा हो गया शिवहर, और तीसरा हो गया किशनगंज। फिर जो निम्न 3 स्तर में है उसमें हमारे पास आ जाता है सीतामढ़ी जो सीमांचल में है, फिर हमारे पास आ जाता है हमारा पटना, और फिर हमारे पास आ जाता है अररिया। और इस प्रकार से ये 6 जिले मिलकर बिहार का उच्चतम स्तर और निम्न स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं का एक पैरामीटर यहाँ पर स्टैब्लिश करते हैं। आगे की ओर देखते हैं। जब आगे की ओर देखते हैं तो बिहार में स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख सूचक जो हैं उनमें जन प्रत्याशा के अतिरिक्त स्वास्थ्य संबंधी 4 अन्य सूचकों के तुलनात्मक आंकड़े भी उपलब्ध है, जिसमें अशोधित जो क्रूड है, जस्ट अ मिनट, जो अशोधित है, जो क्रूड है, अर्थात जिसको प्योरिफिकेशन नहीं करा गया है, अर्थात शुद्ध आंकड़े नहीं निकल के आए हैं, उसके अनुसार अशोधित जन्म दर सीबीआर जो हमारे पास क्रूड बर्थ रेट बोलते हैं इसको, फिर हमारे पास शिशु मृत्यु दर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, फिर हमारे बाल मृत्यु दर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, और फिर हमारे पास कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट और कुल प्रजनन दर टोटल इनफर्टिलिटी रेट। तो ये हमारे पास हो गया टोटल फर्टिलिटी रेट, ये हमारे पास हो जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी MORTALITY इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये हमारे पास हो जाता है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट CHILD चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, और ये हमारे पास हो जाता है CBR, इसको बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट। और इस प्रकार से 4 रेट हमारे पास हो जाते हैं। तो जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा थी उसमें बिहार की जो जीवन प्रत्याशा है वो संयुक्त रूप से अब 2016-20 के आंकड़ों के अनुसार अभी 70 वर्ष चल रही है, और भारत की जो चल रही है पूर्ण 70 वर्ष चल रही है, यानी कि बिहार की राष्ट्रीय स्तर से 0.5 कम हो जाती है। बिहार और भारत में कुल प्रजनन दर जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसके आधार पर 2016 से 35 के आंकड़े दिए गए। 2016 और 20 में बिहार में चल रहा है 3.2, भारत में चल रहा है 2.1, फिर 2022 से 25 के इसमें बिहार में चलेगा 2.9, भारत में चलेगा 1.9, यानी कि टोटल 1 का डिफरेंस आ जाता है। 26 से 30 में जो अनुमानित है उसमें 2.6 होगा, भारत में चलेगा 1.8, और जो 31 से 35 में 2.4 चलेगा और भारत में चलेगा 1.7। और यही एक बोन ऑफ कंटेंशन अर्थात विवाद की जड़ बना हुआ है उत्तर और दक्षिण के बीच में, क्योंकि 2026 के सेंसस 2025 में सेंसस होगा, 2026 में उसके आंकड़े आएंगे, और जब 2026 में उसके आंकड़े आएंगे तो नया पॉलिसी में लगाया जाएगा, जिसके अनुसार दक्षिण भारत के राज्यों को डर है कि उनका राजनीतिक नेतृत्व और प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, क्योंकि हमारी जनसंख्या औसत रूप से सामान्य रूप से कम बढ़ी है तुलनात्मक रूप से किसके, उत्तरी भारत के। और उत्तरी बिहार में अगर प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिया जाएगा तो उत्तरी बिहार का पॉलिटिकल वेटेज राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ेगा, जबकि उत्तरी भारत का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, जिसमें बिहार भी अपने आप में आता है। और दक्षिण भारत का राजनीतिक प्रतिनिधित्व उस समानता से थोड़ा सा निचले स्तर पर बढ़ेगा। इसलिए जो दक्षिण भारत के राज्य वो कह रहे हैं कि हमने जो जनसंख्या नीति था उसका प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करा है, लेकिन क्या अब हमें इसका दंड मिलेगा? तो अब इसी को लेकर मंत्रणा चल रही कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला निकाला जाए, नियुक्ति निकाली जाए कि एक सामान्य रूप से सामंजस्य बैठकर रिसोर्सेस का विभाजन लगातार कर दिया जाए, चाहे वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात हो या इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आर्थिक समृद्धता की बात हो। इस प्रकार से सारे के सारे आंकड़े हमको देखने को मिलते हैं। इन आंकड़ों को हम तभी ठीक प्रकार से समझ पाएंगे जब हमारे पास जो हमने पॉपुलेशन का डाटा था जिसको हमने स्टडी करा है लास्ट 3 से 4 वीडियो के माध्यम से, इसके साथ जो अलग अलग फैक्ट्स हमने देखे हैं, अगर हम उनको ठीक प्रकार से एजिमुलेट समायोजित अपने अंदर नहीं कर पाते तो ये संभवतः समझना हमारे लिए कठिन हो जाएगा। इसलिए निवेदन बस यही है कि इस लेक्चर को स्टडी करने से पहले जो भी पहले के लेक्चर स्टैटिक्स के रूप में बिहार की तरफ से आए हैं उनको स्टडी कर लीजिएगा। और किसी लेक्चर में मैं आपके साथ किसी नए आंकड़े के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।